हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सीटेट का सीडीपी का जो है फुल मैराथन वीडियो, जिसमें एक एक टॉपिक को बारीक से लिया गया है, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ, हर एक चीज का मंथन किया गया है एकदम मंथन राउंड में। और जो है अगर आप ये वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, जो आपको सीधे एग्जाम में नजर आएगा क्या फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जहां तक हो सके अपने दोस्तों, यारों, ग्रुप वगैरह सभी जगह पर इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। मैं जो हूँ इस जो वीडियो को बहुत ही रोचक वे में और मज़ेदार तरीका से रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जो है चीज़ें माइंड में तुरंत बैठ जाए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ नोट से, एक थोड़ा समझिए। सीडीपी अगर मैं बात करता हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका फुल फॉर्म है, पहला चीज़। और यहाँ से जो है आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग मार्क्स में ये आपको समझिए कि रामबाण उपयोग सिद्ध होता है। तो चलिए अब हम सीधा बात करेंगे। सीडीपी पेपर 1 2 सेम ही है, दोनों के लिए है। बात करें बाल विकास में, जो है आपको 15 प्रश्न नजर आ जाते हैं। बाल विकास से समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से 5 प्रश्न और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्री से 10 प्रश्न नजर आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ों को मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, एकदम रोचक वे में और मज़ेदार तरीका से। अभी वीडियो देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, सीटेट ओरिएंटेड पॉइंट, सिलेबस, सभी चीज़ें। आइए समझे पहला भाग है बाल विकास, जिससे कि आपको 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। आइए बाल विकास को समझे। अब समझिए, थोड़ा सा समझिए। बाल विकास है तो बाल विकास की जब हम बात करते हैं तो हम किसे कह सकते हैं? बाल विकास एक बालक है जो जन्म लेता है, ठीक है। जन्म लेता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका शारीरिक आकार बढ़ता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, भाषाई कौशल बढ़ती है, वो बोलने चलने लगता है, समाज से इंटरकनेक्ट करने लगता है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करने लगता है। तमाम चीज़ें आपको नज़र आ जाता है एक बालक में, जो कि धीरे धीरे होते रहता है। तो यही है बाल विकास, ये ध्यान रखना है, यही चीज़ है बाल विकास। आइए अब हम लोग डेवलपमेंट को समझिए। 2 अवधारणाएं यहाँ पर आपको नजर आती है, पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है ग्रोथ। आप देखते होंगे वृद्धि एक का नाम होता है हिंदी में, एक का नाम होता है विकास। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब विकास की संकल्पना एवं अधिगम से संबंध को इसको चल देंगे हम लोग। क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उसे क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा चीज़ें को छोड़ दे, तो इसलिए मैं इसे क्लियर करना चाहता हूं। तो समझिए, ये आपको बड़ा सा एक डब्बा मैं रख दे रहा हूं, इसी को हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट, यानी कि विकास। डी से डिनोट कर दिए हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा हम डब्बा रखे हैं, इसे जी से डिनोट किए हैं। जी से मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया आपको? वृद्धि। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें अवधारणाएं में नजर आ रहा है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो वो तमाम चीज़ें आपके अंदर नज़र आ जाएगा, जैसे कि आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषाई, नैतिक, जो है सामाजिक, सभी तरह के जो है आपका परिवर्तन जिसमें चेंजेज आ रहा है, वो डेवलपमेंट के तहत आ जाएगा। लेकिन ये छोटा सा ग्रोथ देख रहे हैं, इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा, ये ग्रोथ होता है किसी भी व्यक्ति का शारीरिक परिवर्तन। जैसे शरीर में आपका वृद्धि हो गया, आपका हाइट, वेट, जिसे हम लोग माप तोल सकते हैं, उसे ही ग्रोथ कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को जब आप समझ चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे सीधे। अब हम वहीं चोट करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें नहीं भी दिया है तो मैं इस पर स्पेशल चर्चा करूंगा। विकास क्या है, आइए समझे। तो वास्तव में अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं दोस्तों, तो व्यक्ति में होने वाला, अभी हमने बताया, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, नैतिक परिवर्तनों के निरंतर प्रक्रिया को हम लोग जो है विकास कहते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पर आ गया है, शब्दों को समझिए। आपसे पूछेगा कि डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ध्यान रखना है, निरंतर प्रक्रिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन बातों को समझा कीजिए। अब बात करेंगे विकास की कुछ विशेषताएं। तो विकास की विशेषता ये है कि निरंतर प्रक्रिया है। कैसे, इसे समझ लेंगे हम आसान भाषा में। कोई भी व्यक्ति जो है वो जीवन भर समझिए कि कुछ न कुछ उसके अंदर चेंजेज आते रहते हैं, वो कुछ न कुछ चीज़ों को सीखते रहता है।
उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक, नैतिक तमाम चीज़ें होते रहती है। ये कब तक होती है? ये गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक भी चलने वाली प्रक्रिया इसे हम कहेंगे। तो इतनी सी बात है। तो ये ध्यान रखना, एक छोटा सा बालक देखिएगा तो वो भी कुछ न कुछ चीज़ें उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, और एक वृद्ध व्यक्ति भी जब तक जीवित हैं उनके अंदर भी कुछ न कुछ चीज़ें चेंजेज होते रहते हैं। दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होगा। अब समझिए क्या होता है कि एक छोटा बालक को आप देखते हैं तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो जो है बैठना सीखेगा, फिर गुड़रने लगेगा, फिर खड़ा होने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे विदेश का बच्चा हो, चाहे कहीं का भी बालक हो, वो इसी क्रम को फॉलो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि विकास क्रमबद्ध होता है। अगला है प्रत्येक बच्चे के विकास की गति अलग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप अपने को ले लीजिए और अपने दोस्त को देख लीजिए। हो सकता है आपका हाइट ज़्यादा हो, आपके दोस्त का हाइट कम हो। आप दो बालकों को ऐसे देखिएगा, दो बालकों को जब आप देखते हैं तो हो सकता है कोई बालक जल्दी बोलने लगे, कोई बालक को बोलने में समय लगता हो, देरी से बोलता हो। तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है कि प्रत्येक बच्चा के डेवलपमेंट अलग अलग गति से होती है। कोई जल्दी लंबा हो जाता है, किसी को समय लगता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। विकास के विभिन्न पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल। आपका शारीरिक विकास सही होगा तो आपका भावनात्मक विकास सही होगा और सामाजिक विकास सही होगा। तो जो है डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये तमाम भुजाएं हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब एक बीच में एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है। शारीरिक वृद्धि को हम लोग वृद्धि में आंकते हैं, जो विकास का एक छोटा भाग है। विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा। अब समझिए बातों को। जैसे वंशानुक्रम के तहत क्या आ गया, वे तमाम गुण जो आपके अंदर आते हो आपके पेरेंट्स से, उसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। और वातावरण के तहत क्या आ गया, वातावरण के तहत वो तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक बालक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इर्द गिर्द क्या घूम सकते हैं, उसका परिवार, उसका खान पान, उसका विद्यालय, उसका समाज, ये तमाम चीज़ें क्या है बालक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये समझिए, ये प्रभाव डालते हैं। समझिए एक बालक है, उसको सही विद्यालय नहीं मिला तो डेवलपमेंट सही नहीं होगा। सही भोजन नहीं मिल पा रहा है, पोषण, तो डेवलपमेंट सही नहीं होगा। वंशानुक्रम, कोई बालक है जो जन्मजाति तेज है, आईक्यू लेवल हाई है, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा, किसी का कम है। ये तमाम चीज़ें होती है। अब हम बात करेंगे वृद्धि विकास में अंतर। पहले ही हम बता दिए हैं, वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक होता है, जिसे हम नाप तोल कर सकते हैं, आपका हाइट, वेट इत्यादि, मांसपेशियों की मोटाई चौड़ाई इत्यादि। दूसरा है विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। क्यों दोनों होगा, क्योंकि वृद्धि भी विकास का ही एक छोटा जो है रूप है। आइए समझते हैं, यानी विकास के ही अंदर आता है। इसमें लंबाई और वजन इत्यादि आते हैं। इसमें सोच, भाषा, लंबाई, वजन, आकार सभी चीज़ें आती है। एक सीमा के बाद रुक जाती है। आपका जो है शारीरिक डेवलपमेंट एक सीमा के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, धीमे हो जाती है। ये ध्यान रखना है। और डेवलपमेंट जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बस इतनी सी बात है। अब है यहाँ पर डेवलपमेंट और अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। इंग्लिश में लर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सीखना। बालक किसी चीज़ को सीखता है तो इसी को कहते हैं अधिगम। विकास और अधिगम के बीच संबंध है, ध्यान रखना है। दोनों के बीच रिलेशन है, दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। अगर आपका शारीरिक विकास सही होगा तभी आप सही ढंग से पढ़ लिख पाइएगा, किसी चीज़ को सीख पाइएगा। कोई बालक क्या है, बीमार रहता है तो वो सही ढंग से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। एक बच्चा की भाषा संबंधी जो है विकासात्मक क्षमता बढ़ने पर वह जो है अधिक जटिल शब्दों और विचारों को समझ सकता है। तो क्या है यहाँ पर, ये हमें बता रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो अधिगम से रिलेटेड है, या फिर अधिगम जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसलिए अधिगम भी क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहता है व्यक्ति, चाहे वो छोटा बालक हो, चाहे वो एक वृद्ध व्यक्ति हो। अब सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, विकास अधिगम की क्षमता को प्रभावित करता है।
ये ध्यान रखना है। डेवलपमेंट सही होगा तो बालक का सीखना सही होगा, डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो बालक का सीखना में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अधिगम भी विकास को प्रभावित करती है। दोनों चीज़ें हैं, जैसे आप सीखने के माध्यम से ही तो डेवलपमेंट आपके अंदर आएगा। डेवलपमेंट के तहत तमाम चीज़ें आ गई जिसमें सीखना भी आता है। तो अगर आप सीखिएगा तब तो डेवलपमेंट आपका सही ढंग से होगा। ये चीज़ें हैं। बाल विकास के सिद्धांत समझते हैं। बाल विकास का सिद्धांत ये है, मैं पहले इसे बता चुका हूँ, समझिए। निरंतर चलता है, ये जीवन भर आपके अंदर चेंजेज होते रहते हैं, क्रमिक है, ये सीढ़ी बाई सीढ़ी होता है, जैसे बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि बता दिए हैं। विकास की गति जो है सभी बच्चों में समान नहीं होती, ये भी बताएं। को जल्दी बालक बोलने लगता है, किसी को देरी होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बिल्कुल, बालक क्या करेगा, पहले सामान्य कार्य को करता है, फिर जो है विशेष कार्य को करने लगता है। समझिए बातों को। जैसे हमने क्या किया, बालक को एक पेन धरा दिया तो पेन पकड़ के वो गोला गोला बनाने लगा कॉपी में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो पेन को अंगुलियों से पकड़ने लगता है, मुट्ठा छोड़ के। तो ये चीज़ें हैं। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, पहले सरल चीज़ें होंगी फिर जटिल होंगी। विकास जो है विभिन्न आयाम आपस में संबंधित हैं, हम बताएं। शारीरिक विकास सही है तो आपका मानसिक विकास सही होगा। अब बात करेंगे विकास, वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों का प्रभाव है डेवलपमेंट पर। विकास में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। हर एक बालक का जो है डेवलपमेंट की गति अलग होती है। आप अपने और अपने दोस्त दोनों को मिला लीजिए, दोनों बच्चे समान आयु के हैं, लेकिन एक बच्चा जल्दी पढ़ना सीखता है, दूसरा थोड़ा समय लेता है। तो ये क्या बता रहा हमें कि हर एक बालक का जो है डेवलपमेंट की गति अलग हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरा बालक जो है बुद्धिमान जो है कम बुद्धिमान है, ये अर्थ नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण थोड़ा समझिए हम लोग। वंशानुक्रम जो ऐसे गुण होते हैं, हेरिडिटी, जो आपके पूर्वजों से मिलते हैं, आपके माता पिता से प्राप्त जैविक और आनुवांशिक विशेषताएं, जैसे आपका आँख का रंग, IQ लेवल इत्यादि चीज़ें। दूसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब है बच्चों के चारों ओर मौजूद जो सामाजिक चीज़ें होती है, पारिवारिक, विद्यालय, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, खान पान, तमाम चीज़ें वातावरण के तहत आएंगी। ये ध्यान रखना है। बाल विकास वंशानुक्रम गुणे वातावरण के अंतःक्रिया से होता है, यानी कि दोनों का इम्पोर्टेंट है यहाँ वातावरण। अब मान के चलिए कोई बालक जो है IQ लेवल तेज है, वो जन्मजाति उसका IQ लेवल तेज है, लेकिन ना हम उसको विद्यालय दिए, ना पढ़ने का मौका दिए, ना वैसा कोई परिवेश दिए, तो वो बालक के अंदर का निखार बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वातावरण इम्पोर्टेंट है। कोई बालक मान के चलिए कि वंशानुक्रम से कम तेज है, मैंने उसे क्या किया, अच्छा वातावरण दिया, अच्छा विद्यालय दिया, सिखाने का तरीका अच्छा दिया, तमाम चीज़ें, पोषण वगैरह, तो वो बालक सीख सकता है। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। किसी बच्चे की क्षमता को लेकर अनुवांशिकता या केवल वातावरण से समझना उचित नहीं है, दोनों की अंतःक्रिया है डेवलपमेंट। जैसे समझिए, बच्चे संगीत की अच्छी संभावित क्षमता हो सकती है, बच्चे में संगीत की अच्छी संभावित क्षमता हो सकती है, लेकिन यदि उसे सीखने और अभ्यास करने का अवसर नहीं मिले तो वह क्षमता पूरी विकसित नहीं हो पाएगी। अब मान के चलिए कोई बालक क्या है, उसके अंदर संगीतमय बुद्धि है, उस संगीतों को अच्छे ढंग से संगीत वाला उसके अंदर क्षमता है और गाना गाने का, सीधा सीधी समझिए। अब हम क्या किए, उसे मंच नहीं दिए और ना उससे गाना गवाएं, तो क्या होगा, उसकी क्षमता को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, वातावरण और अब बात करते हैं अनुवांशिकता। समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सभी टॉपिक मैंने क्लियर कर रखा है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करते चलिए। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों, इतनी मेहनत है, तमाम चीज़ें हम करते हैं। समाजीकरण क्या है, समाज के साथ एक बालक का घुल मिल करना का मतलब क्या है, समाज के साथ घुल मिल जाना, उसके अनुरूप जो है अपने आप को ढाल लेना, इसी को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, भाषा और सामाजिक अपेक्षाओं को सीखता है। सीधा सीधी बात है। प्रमुख एजेंट क्या है समाजीकरण की, जो है प्रथम बात करें तो समाजीकरण की प्रथम जो है बालक का प्रथम पाठशाला वही परिवार है, उसका ये ध्यान रखना है। तो परिवार, शिक्षक, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय, मीडिया, ये सब समाजीकरण के माध्यम है। शिक्षक की भूमिका क्या है, एक शिक्षक क्या कर सकता है समाजीकरण के लिए, लोकतांत्रिक वातावरण बनाए, यानी कि बालक क्या करे,
क्लास में डरे नहीं, प्रश्नों को पूछे, सक्रिय रूप से एक्टिव हो, बच्चों की बात सुने, एक टीचर सहयोगात्मक अधिगम करवाएं और भेदभाव नहीं करे एक दूसरे बालक में। तो ये टीचर का काम है। एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है मार्गदर्शक। मार्गदर्शक हमेशा टीचर मार्गदर्शक के रोल में रहेगा, ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। सहपाठी, सहपाठी बच्चों को जो है सहयोग, जो है प्रतियोगिता, संवाद, सामाजिक नियम, समस्या समाधान सिखाने में सहायता करता है उसका दोस्त। अब हम बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक यहाँ पर आ गए हैं। पियाजे से क्वेश्चन भर भर के आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पियाजे की हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है, इनका नाम है जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं जीन पियाजे कि स्वयं के अनुभव से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कैसे मनोवैज्ञानिक हो गए? ये रचनावाद के मनोवैज्ञानिक हो गए। ध्यान रखना है कि बालक खुद से रचना करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ये जीन पियाजे मानते हैं। जीन पियाजे ने बालकों के डेवलपमेंट को लेकर, जैसे एक कोई बालक है उसके डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग आयु वर्ग में बांट दिया है, अवस्थाओं में बांट दिया है। तो इन अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने 4 अवस्था बताए हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, ये ध्यान रखना है। संवेदी गामक अवस्था में क्या है, 0 से 2 वर्ष के बालक आते हैं। यहाँ पर बालक जो है इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर बालक 2 से 7 वर्ष के आते हैं, प्रतीकात्मक सोच इनके अंदर होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष के बालक आते हैं, तार्किक सोच करते हैं और मूर्त चिंतन करने लगते हैं। मूर्त चिंतन कहने का मतलब है, आपसे सीधा पूछेगा, नाम ही है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त चिंतन करेंगे, यहाँ पर तार्किक सोच करने लगेंगे, सही गलत का जो है इनके अंदर चीज़ें डेवलपमेंट हो जाएंगी, क्या सही है क्या गलत है। और चौथा आता है यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11+ आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है और ऊपर तार्किक सोच 7 से 11 तक तार्किक चिंतन, मतलब सही क्या गलत है, विश्लेषण करने लगेगा, जो आंख के सामने नहीं है उसके बारे में भी चीज़ों को सोच सकता है औपचारिक में। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनते हैं सीधा कि संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है, तो 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूल संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक 11+, 11+ में अमूर्त चिंतन बालक करे लगेगा, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सही गलत का ज्ञान उसके हो जाएगा, तार्किक सोच करेगा। पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकात्मक सोच इसके अंदर बालक के अंदर होगा। मुख्य कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर पियाजे का, एसिमिलेशन से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कभी कभार। ये मानते हैं कि बालक के अंदर क्या है, बालक के माइंड में एक ढांचा होता है, ठीक है, जिसे स्कीमा कहा जाता है, ठीक है, मानसिक ढांचा, स्कीमा की बात किया है। तो ये बात करते हैं एसिमिलेशन। यहाँ से प्रश्न बनता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है, नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना आत्मसातकरण है। कौन पुराना ढांचा, वही स्कीमा, जो कि बालक का एक मानसिक ढांचा है, ये ध्यान रखना है। उसमें हम नया जानकारी को फिट करते हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं, जो पुराने ढांचा है। एकोमोडेशन यानी समायोजन, जो नया जानकारी है, नई जानकारी के कारण पुरानी मानसिक ढांचा में परिवर्तन, ये ध्यान रखना है। पुरानी मानसिक ढांचा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एकदम इम्पोर्टेंट है एकोमोडेशन। पुरानी मानसिक ढांचा में ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मसातीकरण में क्या है कि पुरानी जो है मानसिक ढांचा में नई चीज़ आप फिट कर रहे हैं, नया चीज़ उसमें डाल रहे हैं। अभी हम एक उदाहरण से समझ लेंगे। अगला आता है कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रेशन का, यानी संतुलन का। अब क्या है, ये जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मैं बताया हूँ, उन दोनों के बीच समायोजन स्थापित करना इक्विलिब्रेशन होता है। आइए उदाहरण से समझे। एक बच्चा पहले बार जो है वेल को देखता है तो उसे मछली कहता है, ठीक है। कोई बालक है, वेल मछली को देख लिया, उसे वो मछली कह दिया। बाद में जो है सीखता है कि वे जो है क्या है, स्तनपायी हैं, और अपनी अवधारणाओं को बदल लेता है। तो इक्विलिब्रेशन है, ये ध्यान रखना है। पहला क्या है, मानसिक ढांचा उसका बना हुआ था कि जो जलीय जीव होते हैं वो मछली होते हैं, ठीक बात है। मानसिक ढांचा पहले से, स्कीमा उसके अंदर है।
तो स्कीमा में नया चीज ये डाल दिया कि ये मछली है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई उसको बताया कि ये मछली नहीं कि स्तनपायी है, ठीक है, तो ये एकोमोडेशन हो गया। अब क्या किया कि ये दोनों के बीच ये समन्वय स्थापित किया, तो अपनी अवधारणाओं को बदल लिया कि नहीं पानी में ये चीज भी रहते हैं। तो ये तमाम है। जैसे क्या होता है कि कोई बालक है, वो एक बिल्ली को देखता है, उसको ये पता है कि 4 पैर वाले जो भी जानवर होते हैं वो कुत्ता है, उसके मानसिक ढांचा स्कीमा में बैठा हुआ है। तो बिल्ली को देखते हुए वो क्या करता है, कुत्ता बोल देता है उसको। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन। कोई बड़ा व्यक्ति उसे बताता है कि नहीं बाबू ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो पुरानी चीज़ों में वो चेंज कर दिया कि हाँ ठीक है ये बिल्ली है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। अब क्या किया कि वो ये अवधारणाओं को समझ चुका है कि सभी जानवर क्या होते हैं, 4 पैर वाले कुत्ता नहीं होते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं समायोजन, लास्ट में जो इक्विलिब्रेशन था। बस इतनी सी बात है। अब कोलबर्ग जो है एक मनोवैज्ञानिक है, प्याजे को हमने पढ़ा, तो कोलबर्ग भी से क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं। इन्होंने दिया है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग के अनुसार थोड़ा समझेंगे। कोलबर्ग ने जो है नैतिक तर्क के विकास को मुख्यतः 3 स्तरों में समझाया। अब क्या है, कोलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है, ये आप जान रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बालक के अंदर जो नैतिकता है कि बालक सही कर रहा है या गलत कर रहा है, समाज के अनुरूप कर रहा है, अपने सोच के अनुसार चीज़ों को कर रहा है, उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि बालक के अंदर नैतिक विकास जो है 3 स्तरों से होता है। ये ध्यान रखना है। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर जो है छोटे बच्चों का स्तर है, इसमें नैतिकता जो है बालक क्या क्यों दिखाता है, पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता बालक दिखाता है इसलिए दंड से बचने के लिए। अब बालक क्या करेगा, बालक को आपने डांट दिया तो वो गलत काम नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, कि वो दंड से बचना चाह रहा है, इसलिए नैतिकता दिखा रहा है। उसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार पाने के लिए जो है नैतिकता दिखाता है पूर्व परंपरागत अवस्था में। दूसरा है स्तर परंपरागत स्तर। इसमें बालक जो है, जैसे आप मिड एज के बालक को देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर वो नैतिकता इसलिए दिखाते हैं कि वो अच्छा बालक कोई उसे कह दे, ठीक है बहुत अच्छा बाबू, शाबाश शाबाश, ये चीज़ कह दिया, तो इसलिए बालक जो है नैतिकता दिखा रहा है अच्छा बनने के लिए और सामाजिक नियम व्यवस्था को पालन करने के लिए। बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। सबसे उच्चतम नैतिकता का स्तर होता है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसमें बालक सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिकता को दिखाता है। सार्वभौमिक नैतिकता क्या है थोड़ा समझेंगे। यानी कि बालक जैसे सार्वभौमिक नैतिकता यानी कि अपने नैतिक तर्क के अनुसार काम करेगा। अगर उसे जरूरी हो तो नियम को तोड़ भी देगा, जहां जरूरी है तो अपने नियम के अनुसार चलेगा। उत्तर परंपरागत स्तर ये आपको नजर आता है। सीटेट में कोलबर्ग का संबंध मोरल डेवलपमेंट से है, तो ये ध्यान रखना है। एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। वाइगोस्की आते हैं, जैसे प्याजे हैं सोशल जो है सामाजिक ये रचनावाद के वैज्ञानिक, इसे वाइगोस्की भी एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। अब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अब जब सिद्धांत के नाम जान रहे हैं तो यहीं से आधा चीज क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर समाज है और संस्कृति है, तो इनका जो सिद्धांत आएगा उसमें समाज और संस्कृति को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाएगा। संस्कृति में आपका क्या चीज आ जाता है, भाषा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो वाइगोस्की ने भाषा को इम्पोर्टेंस दिया है, समाज को इम्पोर्टेंस दिया है, ध्यान रखना है। वाइगोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। यानी कोई भी बालक क्या करता है, समाज से इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, ये वाइगोस्की मानते हैं। प्रमुख इन्होंने कुछ बातें कही है अपने सिद्धांत में, थोड़ा समझेंगे। पहला बात है जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इनका एक अवधारणा है, ध्यान रखना है। बच्चा जो कार्य स्वयं नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता, उसे जेडपीडी कहते हैं। बस इतना सी बात है। अब क्या है, कोई बालक जो है किसी प्रश्न को बना रहा है और वो बना नहीं पा रहा है, तो एक शिक्षक क्या करेगा, एक शिक्षक जो है उसे उस प्रश्न को हिंट्स देगा या उसे बताएगा कि ऐसे बनाओ, तो वो बालक उस प्रश्न को बनाने लगेगा। ध्यान रखना, तो इसी को कहते हैं हम लोग जेडपीडी। बस इतनी सी बात है।
दूसरा एक और अवधारणा इन्होंने दिया है एस्केप फोल्डिंग का। एस्केप फोल्डिंग का वही है अस्थायी सहायता। एस्केप फोल्डिंग का मतलब अस्थायी सहायता, यानी कि अगर काम हो जाए तो सहायता को हटा लिया जाता है। सीधा सीधी आप ऐसे समझिए, बच्चों को अस्थायी सहायता देना ताकि धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से कार्य सीख सकें। अब क्या है, बालक जो है किसी प्रश्न, मैथ के प्रश्न को मान के चलिए बना रहा है, वो अटक रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो शिक्षक क्या किया, उसे जो है फार्मूला बता दिया। ठीक बात है। अब है बालक जो है उस प्रश्न को बनाने लगा है और धीरे धीरे जो है वो सहायता को हटा लेगा शिक्षक, तब भी जो है बालक उस प्रश्न को बनाने लगेगा, तो इसी को एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। अब बात करेंगे भाषा की भूमिका। इन्होंने भाषा की भूमिका पर भी बल दिया है। तो भाषा की भूमिका में क्या चीज़ है, थोड़ा समझिए। वाइगोस्की ये मानते हैं कि कोई भी बालक जो है किसी चीज़ को सीखता है, अधिगम करता है, तो उसके लिए भाषा इम्पोर्टेंट है। यानी वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाइगोस्की ही दिए हैं, तो ये ध्यान रखना है। उदाहरण के साथ इसको क्लियर कर देंगे कि बच्चा अकेले कठिन गणित के सवाल हल नहीं कर पाता है। ठीक बात है। तो ये मानते हैं कि हम जो है, बच्चा ठीक है खुद से अपना ज्ञान का निर्माण करता है, खुद सीख रहा है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसे एस्केप फोल्डिंग देते हैं, अस्थायी सहायता देते हैं, तो बालक उन चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, जैसे हिंट्स देना, फार्मूला बता देना, फिर वो करने लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बच्चा एक अकेले कठिन सवाल का हल नहीं कर पा रहा, शिक्षक संकेत देता है, बच्चा समाधान कर लेता है। ZPD प्लस एस्केप फोल्डिंग का यही उदाहरण है। अब बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर समझिए, एक नाम आ रहा है बाल, यानी बालक, जो बच्चा पढ़ रहा हो, लर्नर हो। दूसरा है केंद्रित, यानी केंद्र, बालक केंद्र में होगा। दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव शिक्षा, यानी अभी हम लोग दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहला है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये क्या है, इसमें शिक्षा का केंद्र बालक होता है, टीचर केंद्र में नहीं होता। ध्यान रखना, शिक्षक केवल जो है बोलते रहें, यह गलत दृष्टिकोण है। बालक का भी जो है यहाँ पर एक्टिव होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक के क्षमता के अनुसार शिक्षा देते हैं। बच्चे प्रश्न करें, खोज, चर्चा और गतिविधि में भाग लें। बाल केंद्रित दृष्टिकोण ये है। दूसरा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये क्या है, अनुभव आधारित शिक्षा। ये ध्यान रखना है, समस्या समाधान, ये सब तरीका है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, ये ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये सब तरीका है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो कैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो सकता है। बालक को हम प्रत्यक्ष अनुभव दें, जैसे हमको बालक को किसी चीज़ को सिखाना है, तो बालक को वो समस्या दे देंगे, उसको खुद खोज करने के लिए कहेंगे। जैसे हमको मान के चलिए बालक को एक पौधा के बारे में पढ़ाना है, तो पौधे के नीचे ले गए, उसे पौधे के बारे में चीज़ों को बताएं। ये तमाम चीज़ें, ये तरीका जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। अनुभव आधारित शिक्षा, समस्या समाधान, गतिविधि, लोकतांत्रिक वातावरण और सहयोगात्मक अधिगम। शिक्षक की भूमिका क्या होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वर्ड है फैसिलिटेटर, सहायक या मार्गदर्शक। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये 2 नंबर 3 नंबर दे के ये वर्ड जा सकते हैं, अगर पूरी ध्यान से इसको ध्यान दीजिएगा तो 1 नंबर फिक्स कर देता है। तो शिक्षक की भूमिका हमेशा फैसिलिटेटर का होता है, यानी शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक होगा बाल केंद्रित शिक्षा में, चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो जैसे ना कि केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर टीचर की बात करें तो टीचर हमेशा क्या होगा, सहायक होगा विद्यार्थियों का। तो ये चीज़ें हैं, केवल ज्ञान देने वाला नहीं। बुद्धि की आलोचनात्मक अवधारणा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो समझ लेंगे। पुराने धारणा में बुद्धि अक्सर एक स्थिर और एकल क्षमता माना गया था, लेकिन अभी धारणाएं चेंज हुई है। ये सब बुद्धि का आलोचनात्मक अवधारणा है।
तो जैसे आधुनिक दृष्टिकोण में हम क्या बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि जो है बहुयामी और संदर्भ जो है निर्भर हो सकता है। बुद्धि क्या है, बहुयामी हो सकता है, मतलब बुद्धि का अलग अलग याम होता है, ये ध्यान रखना है। अलग अलग याम मतलब डायमेंशन, उसकी भुजाएं। बच्चे की क्षमता केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं की जा सकती है। अब समझिए बालक, अब क्या है, किसी के अंदर भाषायिक बुद्धि सही है, किसी के अंदर संगीतमय। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत एक दिया गया था, ये ध्यान रखना है। गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, जिसमें अलग अलग प्रकार के बुद्धियों की चर्चा की गई है। तो आधुनिक जो दृष्टिकोण है बुद्धि को लेकर, वो ये मानती है कि बुद्धि क्या है, आखिरकार बुद्धि जो है बहुयामी होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बालक जो है गणित में कमजोर है तो वो पढ़ने में ठीक नहीं है, चाहे वो तेज नहीं, हो सकता है वो दूसरे चीज़ों में तेज हो। तो बुद्धि जो है अलग अलग आयाम के होते हैं, अलग अलग संदर्भित होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात करेंगे, बच्चे की क्षमता केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके अंक कम है वह बुद्धिमान नहीं है, ये गलत है। सही तरीका ये है कि बच्चे की विभिन्न क्षमताओं को पहचानना। हो सकता है कि वो बालक के अंदर कोई दूसरा बुद्धि हो, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो है सॉरी यहाँ पर गार्डनर बोल दिए थे, हाँ ठीक है, बहुबुद्धि गार्डनर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत जब समझिएगा तब पता चलेगा कि हम बालक को क्या करेंगे, बालक को उसके अंकों के आधार पर हम जज नहीं करेंगे कि ये बालक तेज है और वो बालक कमज़ोर है। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत यही हमें बताता है। गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो यही हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत। तो तमाम चीज़ें हम देखेंगे इनके बारे में। इन्होंने जो है, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा दी है कि एक जो है कह सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग बुद्धियां होती है। प्रमुख बुद्धि इन्होंने बताया है, जिसमें भाषाई बुद्धि बताया है। भाषाई बुद्धि किसके पास होगा, लेखक के पास, पोएट के पास इत्यादि। तार्किक गणितीय बुद्धि हो गया, स्थानिक बुद्धि हो गया, जो है शारीरिक जो है गति संवेदी बुद्धि हो गया। कि किसके पास होगा शारीरिक गति संवेदी, ये एक प्लेयर के पास होगा। ये ध्यान रखना है, जो खेल कूद से रिलेटेड हो। संगीतमय बुद्धि हो गया, गायक के पास होगा। ये हो गया अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ये ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक बुद्धि हो गया, जिसमें कि प्राकृतिक से रिलेटेड जो होते हैं, प्राकृतिकविद होते हैं, उनके पास ये बुद्धि होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। संगीत में अच्छा संगीतीय बुद्धि हो गया। प्रकृति को समझने में अच्छा प्राकृतिक बुद्धि हो गया। दूसरे के साथ संबंध अच्छा आपके हो तो ये अंतः व्यक्तित्व बुद्धि हो गया। ये शिक्षक के अंदर आ सकता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। और एक होता है, दो यहाँ से प्रश्न बझाने की कोशिश आपको करेगा। अंतः व्यक्तित्व, अंत है, हाँ हलंत नहीं लगा है, तो हलंत वाला नहीं लगा है, उसमें हम अंतः व्यक्तित्व बुद्धि में कहेंगे, जो दूसरे को समझ सकता है। जैसे एक शिक्षक पढ़ाता है विद्यालय में चाहे क्लास में, तो वो पता चल जाता है कि विद्यार्थी क्या सोच रहा है, उसके बारे में जान लेता है। तो एक शिक्षक के अंदर, एक पॉलिटिशियन के अंदर अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होता है। लेकिन अब जब हम अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की बात करते हैं, हा हलंत त के साथ हलंत लगा है, तो ये किसके अंदर होगा, ये दार्शनिक के अंदर होगा, साधु महात्मा के अंदर होगा, जो अपने आप को जान लेते हैं तो उसे अंतः कहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब इतना जब आप समझ लिए हैं तो हम भाषा एवं विचार पर बढ़ेंगे। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सोच और संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां भाषा का चर्चा हुआ वहां पर सटले वाइगोस्की पहुंच गए हैं, ध्यान रखना है। अभी हमने वाइगोस्की जो है मनोवैज्ञानिक है, उनकी अवधारणाओं को पढ़ाया, यहाँ वाइगोस्की आ गए। वाइगोस्की भाषा और विचार के बीच गहरा संबंध माना है। कक्षा में मानते हैं कि बच्चों को बोलने, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अपने विचारों को समझने के अवसर मिलने चाहिए। बहुभाषी बच्चे की मातृभाषा को समस्या नहीं बल्कि समाधान माना जाना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जो मैं वर्ड बोलता हूँ इसी को लट्टू की तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब बहुभाषिकता की चर्चा आएगी
बहुभाषिकता की चर्चा आएगी, मातृभाषा की चर्चा आएगी, तो वहाँ इसे पॉजिटिव रूप में लेना है, चाहे लट्टू किसी भी तरह से घुमाए, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न किसी तरह से घुमाए तो यही चीज होंगी। अब आता है जेंडर। जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर ये क्या है? सामाजिक अवधारणा है, एक जैविक अवधारणा भी होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जेंडर को केवल पढ़ रहे हैं, जैविक वाला छोड़ रहे हैं। जैविक में लड़का लड़की जो हो गई जन्म से, उसे जैविक अवधारणा कहते हैं, उसे जेंडर नहीं कहते हैं, उसे जैविक जैविक यहाँ पर क्या कह देंगे हम लोग? जेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, जैविक लिंग, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए बातों को, जेंडर क्या है? जेंडर यहाँ पर इसी को पढ़ना है, जैविक वाला नहीं पढ़ना है। जेंडर समाज द्वारा निर्मित एक अवधारणा है। जैसे ये अवधारणा मानती है कि लड़कियों को ये काम करना है, लड़कों को ये काम करना है। जैसे मान के चलिए कि ये सामाजिक अवधारणा है कि जो है लड़के गणित में तेज होते हैं, लड़कियां क्या है, कला में तेज होती है। तो ये क्या है? जेंडर स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवादी धारणा है। रूढ़िवादी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो यही सामाजिक निर्माण है जेंडर, ये ध्यान रखना है। जेंडर क्या है? जेंडर केवल जैविक अंतर नहीं बल्कि समाज के लिंग आधारित व्यवहार है। एक होता है जैविक लिंग, एक सामाजिक लिंग। जैविक जो जन्मजात होता है, जिसमें लड़का लड़की हो गए, लेकिन जो उनके काम होते हैं उसे जेंडर कहते हैं। लिंग आधारित व्यवहार, भूमिकाएं, अपेक्षाएं भी जेंडर से संबंधित है। जेंडर बेस थोड़ा समझेंगे। लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती, लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है? रूढ़ धारणा है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक अवधारणा आती है जिसमें ये कहा जाता है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां कला में अच्छी होती है। तो ये क्या है? जेंडर बेस्ड टाइप है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखना है, जेंडर बेस्ड टाइप है, यानी रूढ़िवादी है ये। तो ये चीजें हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादी आता है। लड़कियां घर की काम करती है, जेंडर रूढ़िवादिता है। तो ये तमाम चीजें। अब शिक्षक को क्या करना चाहिए? समान अवसर दे, सभी को समान प्रश्न करे, समान भागीदारी दे, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दे। लैंगिक जो रूढ़िवादिता है, जैसे अब क्या कर रहे हैं हम कि मान लिए कि लड़कियां गणित में कमजोर होती है, अब लड़कियों से हम गणित के प्रश्न को हल करवा ले रहे हैं, चाहे हल करवा रहे हैं, उसे बनवा रहे हैं। तो ये क्या है? रूढ़िवादी को चुनौती हम दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में संतुलन, प्रतिनिधित्व इत्यादि शामिल है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए बातों को। व्यक्तिगत भिन्नताएं ऐसे आप समझ लीजिए, 2-3 तरीका से इसे हम समझाते हैं, 2 तरीका बताते हैं। आप अभी जहाँ भी हैं अपने दोस्त को देखिए, अपने भाई को देखिए, चाहे अपने किसी भी सगे संबंधी किसी को भी देख सकते हैं, चाहे 2 बालकों को देख सकते हैं एक साथ। जब देखिएगा दोनों को तो उसमें समान आपको अंतर आ जाएगा। काहे न जुड़वा ही बालक है, तो ये अंतर आता है हेरिडिटी के चलते, अनुवांशिकता के चलते। लेकिन यहाँ पर वातावरण के चलते भी व्यक्तिगत भिन्नताएं आती है। तो आप देखे होंगे, हो सकता है कि आपका दोस्त आपसे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे आप जो है गणित बनाते हो, साइंस बनाता हो, कला में तेज हो, आप संगीत में, दूसरे चीज में जो है उत्तीर्ण हो। तो ये तमाम चीजें आप कभी भी देखिएगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो हर एक व्यक्तियों की क्षमता अलग होगी, काम करने की, सीखने की तरीका अलग होगी, सोचने समझने की तरीका अलग होगी। तो ये तमाम चीजें हर एक व्यक्ति में अलग अलग नजर आ जाती है। अब क्या है, समझिए बातों को। जैसे आप क्या करते हैं और हम अगर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर एक बनता है कॉन्सेप्ट, हम क्या करेंगे कि एक ही शिक्षण तरीका सभी बालक के लिए अपनाएंगे, एक ही तरह से पढ़ाएंगे, तो सभी बालक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सभी के गति सीखने का अलग है, क्षमता अलग है, हर एक बालक में डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थोड़ा सा हम इसके संदर्भ में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानता है कि हर एक बालक क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है, स्पेशल है। तो हर एक बालक जब अलग है तो हर एक बालक की शिक्षा अलग होगी, क्षमता अलग होगी, सीखने का तरीका अलग होगा। हर बच्चा अलग होता है, भिन्नताएं हो सकती है। भाषा में कोई बालक अलग भाषा है, किसी संस्कृति, सामाजिक रुचि, कोई गणित सीखता हो, कोई विज्ञान, कोई खेल में हो, गति, सीखने की शैली, अनुभव, क्षमता इत्यादि शामिल है।
शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही छपेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को जब आप पकड़ लीजिएगा तो छूटना मुश्किल है। शिक्षक का दृष्टिकोण समझेंगे, सभी बच्चों को जो है बिल्कुल समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचे कि सभी बालक जो है एकदम जो है 80 नंबर लाए, ऐसा नहीं है। 80 में 80 लाए सब बालक हो, वो 80 ही लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि हर एक बालक की क्षमता अलग है, उनकी कैपेसिटी, रुचि इत्यादि तमाम चीज़ें अलग है। तो हम कैसे अपेक्षा करें कि हर एक बालक जो है एक ही बराबर अंक प्राप्त करे, चाहे बराबर प्रदर्शन करे, तो ये गलत है। बच्चे की विविधता को स्वीकार करके अलग अलग शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करें। अब यहाँ से आता है असेसमेंट से प्रश्न बनते हैं, तो असेसमेंट को थोड़ा देख लीजिए। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे करेंगे आप बालकों का? बालक को ये जांचेंगे कि बालक ने कितना सीखा, क्या क्या सीखा, कहाँ दिक्कत आ रही है, तमाम चीज़ें। मूल्यांकन आकलन यही है। तो आप बात करते हैं मूल्यांकन के असेसमेंट। यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है आखिरकार? तो फॉर मतलब के लिए, लर्निंग मतलब होता है सीखना या अधिगम के लिए असेसमेंट हो रहा है। यानी कि जो बालक किसी चीज़ को सीख रहा है तो सीखने में कहाँ दिक्कत उसकी हो रही है, उसे सुधारने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का किया जाता है। जैसे बालक से क्या किया गया, मूल्यांकन किया गया उसका, ठीक बात है। प्रश्न दिए गए तो वो प्रश्नों को क्या किया गया कि बालक जो है कहाँ पर फंस रहा है, कहाँ नहीं बना पा रहा है, कहाँ छूट रहा है, तो उन तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया गया और उसे सुधार किया गया, उसमें बालक को वो चीज़ें बताई गई। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बस इतनी सी बात है। अधिगम को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन, इसे सामान्यतः फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो सालों भर होते रहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आपका होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, टेस्ट, वीकली टेस्ट इत्यादि तमाम चीज़ें हो गई। उदाहरण में शिक्षक प्रश्न पूछता है, बच्चे की गलती को पहचानता है, फिर जो है अगली गतिविधि उसके अनुसार बदलता है, अपने तरीका को बदलता है, चाहे फिर से समझाता है इत्यादि तमाम चीज़ें। तो हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग को समझा। अब आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब होता है का, यानी सीखने, जो आपने सीख चुका है उसके लिए असेसमेंट यानी मूल्यांकन। जैसे आपने जोड़ घटाव सीख लिया, तो जोड़ घटाव सीख लिया तो कि आपने कितना सीख लिया, इसके लिए मूल्यांकन है कि जोड़ घटाव आपने सीखा या नहीं। ये सुधारात्मक नहीं है। सीखने का परिणाम इसमें अंक दे देगा आपको कि हाँ आपने इतना सीखा है, 80% सीखा, 50% सीखा, 80 अंक आया, 20 अंक आया, 50 अंक आया। तो ये क्या है? उपलब्धि का आकलन है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बस इतनी सी बात है। यह सामान्यतः समेटिव होता है, जैसे आपका साल भर में जो परीक्षा होता है, वार्षिक, अर्धवार्षिक इत्यादि चीज़ें। अब उदाहरण में इसे समझ लेंगे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने दो प्रकार के असेसमेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव देखा। दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेंगे। फॉर्मेटिव का मतलब जो सालों भर आपका जो है आकलन, मूल्यांकन होते रहता है। जैसे आपका क्लास वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, चाहे टीचर आपसे प्रश्न पूछ लिए, वो सब फॉर्मेटिव है। लेकिन समेटिव साल के अंत में होता है, जिसमें आपको परिणाम दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, उपलब्धि बताए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं इत्यादि। उदाहरण में समझिए, अध्याय या टर्म के अंत में परीक्षा, ये समेटिव है। बस इतनी सी बात है। अब बात करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट, यानी विद्यालय स्तर पर बच्चों के सीखने और विकास का नियमित आकलन स्कूल बेस असेसमेंट होता है। अब अगला आते हैं प्रश्न निर्माण, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्या है, समझिए बातों को। क्रिटिकल थिंकिंग वास्तव में होता क्या है, या आलोचनात्मक चिंतन जिसे हम लोग कहेंगे, और प्रश्न निर्माण। अब समझिए बालक, एक शिक्षक चाहे एक प्रश्न निर्माता क्या कर सकता है कि बालक के अंदर जो है कैसे प्रश्न बनाएंगे कि बालक के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि बालक उसके सभी पहलू को समझे, सही गलत को जांचे और खुद का अपना निर्णय दे अपने तथ्यों के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, प्रश्न केवल तथ्य याद करने वाला नहीं होता है। निम्न स्तर, भारत की राजधानी क्या है, इसमें क्या है, ये तो रटी रटाई बात बता देगा, नई दिल्ली। तो ये क्या हो जा रही है,
जैसे यहाँ पर समझिए बातों को, ये रटी रटाई बातों लोग बोल दे रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या है। टीचर पूछा तो बालक बोल दिया नई दिल्ली। तो इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर हम घुमाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जिससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग बालकों के अंदर आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली को क्यों बनाया गया था, इसके पीछे कारण क्या थी, ये तमाम चीज़ें। तो बालक क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा, समझेगा, तर्क करेगा। उच्च स्तरीय क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं, यदि किसी शहर में जल की कमी हो जाए तो उसे दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय सुझाएंगे। तो बालक क्या करेगा, जल के बारे में पढ़ेगा, उसके कमियों के बारे में पढ़ेगा कि जल की कमी क्यों हो सकती है, इसे दूर क्यों किया जाएगा, कैसे किया जा सकता है, तमाम चीज़ें। तो उसके अंदर, बालक के अंदर एक कोताहल मचेगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। दूसरा प्रश्न है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना। अब अगला है टॉपिक भाग बी है, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है, 5 अंक के प्रश्न इंक्लूसिव से भी आते हैं। और हमने बाल विकास को क्लियर किया है, 15 अंक के प्रश्न को 200 MCQ भी लिए गए हैं, उसे भी देखते। अब क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा में समावेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। अब क्या है, शिक्षा में समावेश कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का समावेश कर रहे हैं, जो है हर एक तरह के बालक का आप शिक्षा में डाल रहे हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो, दिव्यांग बालक हो, विशिष्ट बालक हो, जैसा भी बालक हो। पहला चीज। और समावेशन का मतलब उस अनुरूप आप क्या कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो समावेशन हो पाएगा। अब समझिए, कोई बालक सुन नहीं पा रहा है, अब सुन नहीं पाएगा, कोई बालक देख नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम वस्तुओं का, यंत्रों का तो उसे देंगे, तब तो समावेशन हो पाएगा, एक सामान्य बालक के साथ वो पढ़ पाएगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी बच्चों को उनकी विविध आवश्यकताओं के बावजूद एक साथ सीखने के अवसर देना और आवश्यक सहायता प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। ये ध्यान रखना है, इसमें सामान्य बालक भी शामिल है, दिव्यांग बालक भी शामिल है, सीखने में कठिनाई वाले बालक शामिल हैं, सामाजिक और भाषायिक रूप से विविध बच्चे शामिल हैं, प्रतिभाशाली बच्चे शामिल हैं। यानी कहने का मतलब तमाम बच्चे शामिल हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे कोई भी बालक हो, सभी को हम क्या कर रहे हैं, एक छत के नीचे एक तरह का एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखना है। वंचित एवं विविध पृष्ठभूमि क्या है। शिक्षकों को बच्चों की भाषा, जाति, समुदाय, आर्थिक, सांस्कृतिक और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मान के चलिए कोई बालक अलग भाषाई क्षेत्र से आ रहा है, कोई अलग जाति से, कोई अलग समूह से, कोई अलग क्षेत्र से, कोई अलग संस्कृति से आ रहा है, तो उसके आधार पर एक शिक्षक को उनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उदाहरण में, यदि बच्चा घर पर दूसरी भाषा बोलता है तो उसकी मातृभाषा को गलत भाषा कहना उचित नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से, इसे देख लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता की बात करें तो सीखने में ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बालक हैं जिनको सीखने में कठिनाइयाँ होती है। सीखने में कठिनाइयाँ होती है। सीखने में कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि बच्चा बुद्धिहीन है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, सीखने में कठिनाई को अधिगम अक्षमता कहते हैं। उदाहरण में, कोई बालक को आप देखते होंगे तो पढ़ने में उसे कठिनाई होती है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती है, सही से लिख नहीं पाता है, किसी को गणितीय गणना करने में आप 2 + 8 लिख दिए तो वो सही से नहीं कर पाएगा, तो गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार इसके होते हैं अधिगम अक्षमता के। कुछ बालक आप देखते होंगे कि डिसलेक्सिया से जो है ग्रसित होते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया जो है मुख्यतः पढ़ने या शब्द पहचानने संबंधी कठिनाई होती है। आपसे पूछेगा कि पढ़ने या शब्द पहचानने संबंधी विकार या कठिनाई को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया इत्यादि तमाम चीज़ें। तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया। उसी तरह आता है डिसग्राफिया। ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में आप क्या करते हैं? लिखते हैं, ये तो है ग्राफ बनाते हैं। तो
तो लिखने संबंधी जिस बालक में कठिनाई हो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर का उपयोग कहाँ करते हैं आप? गणितीय गणनाओं करने में उपयोग करते हैं। तो गणितीय गणनाओं करने में जिस बालक को कठिनाई हो रही है उसे हम लोग डिसकैलकुलिया से ग्रसित बालक कहते हैं या वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। शिक्षक को बच्चों को केवल लेबल करने की बजाय उपयुक्त सहायता देनी चाहिए। लेबलिंग नहीं करना चाहिए बालक को कभी भी, ये ध्यान रखना है। अब आता है प्रतिभाशाली एवं रचनात्मक विद्यार्थी, गिफ्टेड लर्नर। ऐसे आप देखते होंगे, ऐसे बालक जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, जो किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई बालक आप देखते होंगे तो क्या है कि वो खेल में बहुत तेज है, चाहे मैथ में, चाहे कोई सब्जेक्ट हो गया उसमें क्या है, बहुत तेज है। जब वो बालक बहुत तेज होंगे तो उसे ही हम लोग कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रेन। वो किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सब क्षेत्र में होते हैं। अगर वो खेल में तेज है तो खेल में ही तेज होगा सबसे ज़्यादा। क्रिएटिव लर्नर, ये क्या होते हैं? क्रिएट मतलब होता है सृजन करना, नए नए विचारों का खोजना, नए नए चीज़ों को सोचना। तो क्रिएटिव लर्नर क्या होता है? नई एवं मौलिक उपयोगी विचार उत्पन्न करता है। शिक्षक क्या कर सकता है इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए क्या करेगा? अब गिफ्टेड चिल्ड्रेन है तो गिफ्टेड चिल्ड्रेन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य देगा कि बालक क्या करे, चुनौतियों को, अब साधारण काम दे दीजिएगा, वो खुद ही उस चीज़ में तेज है, उस चीज़ को सही ढंग से कर पा रहा है, तो उसे हम चुनौतीपूर्ण कार्य ही न देंगे, खुले प्रश्न देंगे जो उसका मनोवृत्ति को बढ़ाए, वो सोचे चीज़ों को, परियोजना देंगे, शोध देंगे, समस्या समाधान दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात करेंगे विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी। ये समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या है? विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी, ठीक है। आवश्यकता अनुसार सामग्री अनुकूलन करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अतिरिक्त समय देना चाहिए। अब क्या है यहाँ पर? ऐसे बालक मान के चलिए, जिसे हमने बताया था अभी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, चाहे जो है फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बालकों की, तो ऐसे बालक को हम क्या करेंगे? जो लर्निंग डिसेबिलिटी, अब कोई बालक है जो खुद नहीं पढ़ पा रहा है चीज़ों को, तो हम क्या करेंगे? उसे और लंबा टॉपिक दे देंगे कि वो एकदम में पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा नहीं है। उसे हम क्या करेंगे? प्रश्नों को, चाहे समस्याओं को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ कर देंगे ताकि वो चीज़ों को देख सके, समझ सके। अतिरिक्त समय दे देंगे। अब क्या है, बालक खुद उतना समय में नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे अतिरिक्त समय देंगे ताकि वो सीख पाए। अब बात करेंगे सहायक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। जैसे अब क्या है, दृष्टिबाधित बालक के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेल लिपि का प्रयोग कर देंगे। ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे सहपाठी सहयोग देना, बच्चों की गरिमा और समय बनाए रखना। अब बात करेंगे लर्निंग एवं पेडागोजी। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो ध्यान रखना है। 2 भाग हमने क्लियर कर लिया, ये तीसरा भाग चल रहा है। 15 और 5 20 नंबर के काम खत्म, ये 10 नंबर वाला चल रहा है। लास्ट में सभी से प्रश्न लिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। तो लर्निंग एंड पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं? अब एक छोटा बालक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कैसे सोचता है चीज़ों को, और सोचकर जो है वो कैसे सीखना प्रारंभ करता है, ये हम समझेंगे। अब बच्चे केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण नहीं करते, वे सोचते हैं, खोजते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रयोग करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने अनुभवों से अर्थ बनाते हैं, तब जाकर सीखते हैं। बच्चे विद्यालय में असफल क्यों होते हैं? यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय में असफल क्यों आखिरकार हो जाते हैं? असफलता का कारण केवल बच्चा नहीं है। असफलता का कारण शिक्षण विधियाँ हो सकती है, टीचर हो सकती है, वातावरण हो सकते हैं, पोषण हो सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकते हैं, वो अनुवांशिकता, वातावरण, सभी चीज़ें हो सकते हैं। तो असफलता का कारण केवल जो है बच्चे नहीं है। संभावित कारण हो सकता है अनुचित शिक्षण विधि है, सही ढंग का शिक्षण विधि नहीं है, भाषा संबंधी बाधा है, भय है, प्रेरणा की कमी है, अपारिवारिक परिस्थितियां हैं,
तो बालक क्या हो जाएगा, बालक फेल हो सकता है। अब मान के चलिए कि वो मोटिवेट नहीं है, वो उसे लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाएगा। अगर टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, चाहे सिलेबस सही नहीं है, भाषा संबंधी बाधा है, अब बालक का भाषा दूसरा है, शिक्षक दूसरे भाषा में ज्ञान दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती है। परिवार की परिस्थितियाँ हो सकती है, उनका जो है सीखने की गति हो सकती है। हम जानते हैं हर एक बालक अलग गति से सीखता है। अनुचित मूल्यांकन हो सकता है, पूर्व ज्ञान की कमी हो सकती है। सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे की असफलता को केवल उसकी क्षमता की कमी नहीं मानना चाहिए, ये उचित नहीं है। आपका जो है, उनका जो है वातावरण और आनुवांशिकता ये भी कारण हो सकती है असफल होने का। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें टीचर पढ़ाते हैं, बालक बैठे हैं क्लास में, वो पढ़ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे होगी, आइए समझें। अच्छा अधिगम कब होगा, जब बालक सक्रिय रूप से हो, बालक प्रश्न पूछ रहा हो, खोज कर रहा हो, गतिविधि कर रहा हो, तमाम चीज़ें अर्थपूर्ण हो, अनुभव आधारित हो, सामाजिक हो, संदर्भित हो सकता है। शिक्षक हमेशा क्या रहेगा, शिक्षक सहायता प्रदान करता रहेगा, मार्गदर्शक रहेगा, फैसिलिटर रहेगा। तो फैसिलिटर वाला जो वर्ड आ रहा है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विद्यार्थी क्या होगा, विद्यार्थी एक्टिव लर्नर होगा, यानी कि चीज़ों को खुद करके सीखेगा, समझेगा, तमाम चीज़ों को करेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी। तो लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी में थोड़ा समझिए, सीखना सामाजिक प्रक्रिया भी है। अब क्या है कि बालक क्या करता है, समाज के माध्यम से सीखता है, समाज के चीज़ों को क्या करता है, अंतर्निहित करता है, अपने अंदर डालता है। जैसे बच्चे समझिए, बच्चे सहपाठियों से सीखते हैं, सहपाठी क्या समाज का तो हिस्सा है, शिक्षक से सीखते हैं, परिवार समुदाय से सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। वाइगोस्की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्ध हुए हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भाषा और समाज को ही तो इम्पोर्टेंस दिया है, सोशल और कल्चरल थ्योरी दिए हैं। तो ये सीखने को भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा मांगते हैं। तो वाइगोस्की जहाँ पर भाषा आएगा और सीखना आएगा, वहाँ पर आपको डटे मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम सोल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, इन दोनों के बीच हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें, बच्चे में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। ये ध्यान रखना, बच्चे के अंदर सीखने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, प्रश्न, अनुमान, प्रयोग, अवलोकन और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचना, ये वैज्ञानिक जो है प्रक्रिया है। उदाहरण में, पौधे को प्रकाश ना मिले तो क्या होगा। अब बच्चा अनुमान लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर परिणाम पर पहुंचते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है। आप कहीं बातों को नहीं मान रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, तो कहीं बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है। अब बात करेंगे बच्चे की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स। क्या है कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शंस की जब बात होती है बच्चों की अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है समझिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपने अनुभव के आधार पर अवधारणाएं बना लेते हैं। अब क्या है, ये अवधारणाएं जो बनी हुई है बालकों के अंदर, जो उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव करके चीज़ों को सीखा है। जैसे पेड़ देख लिया, तो पेड़ में देखा कि पत्ते हरे होते हैं, तो उसका अनुभव है ये चीज़ें। तो यहाँ पर ये आपको जो बच्चों का अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, उदाहरण में बच्चा मान सकता है भारी वस्तुएं हमेशा हल्की वस्तुएं से तेज गिरती है। शिक्षक को केवल यह गलत नहीं कहना चाहिए, बल्कि क्या कर सकता है एक टीचर, जो उनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है बालक का, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, तमाम चीज़ों के माध्यम से वो सीखा है पहले अनुभव के माध्यम से। तो टीचर क्या कर सकता है, बच्चों की सोच को समझनी चाहिए कि वो किस आधार पर सोच रहा है, गतिविधि कराए, ताकि बच्चा क्या करे, साइंटिफिक तरीका से चीज़ों को समझ सके। वैज्ञानिक अवधारणा तक पहुंचनी चाहिए, जो अभी हमने ऊपर बताया। ईरर, अब क्या होता है यहाँ पर समझना, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट में ये सीधा समझिए कि ईरर क्या होता है। ईरर मतलब होता है गलतियाँ। जब बालक गलतियाँ करता है तो उसे निगेटिव रूप में हम ले कि पॉजिटिव रूप में,
तो गलतियां को सीखने का एक माध्यम माना गया है, तो गलतियां क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगी। अगर बालक गलती कर रहा है तभी तो वो सीखेगा चीज़ों को, तो गलतियां को पॉजिटिव के रूप में लेना है। समझिए, बच्चे की गलतियां उनके सोचने की प्रक्रिया की खिड़की हो सकती है, जिसके माध्यम से बालक सीखता है, गलतियों के माध्यम से सीखता है। गलती केवल दंड का कारण नहीं, गलती सीखने की प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है। उदाहरण में 25 + 18 318 लिखता है, तो शिक्षक देखता है कि बच्चा स्थान मूल्य को कैसे समझ रहा है। अब बात करेंगे कोग्निशन एंड इमोशन को थोड़ा समझेंगे। तो जब हम कोग्निशन और इमोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर संज्ञान सीखने में केवल जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सीखना केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। इमोशन मतलब भावना होता है, कोग्निशन मतलब संज्ञान। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीखना केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, भावना भी अधिगम को प्रभावित करती है, भावना भी अधिगम को प्रभावित करती है। अब क्या है, बालक के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक्टिव लर्निंग रूप से नहीं सीख रहा है, तो सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो सकारात्मक वातावरण में आत्मविश्वास, भागीदारी, जिज्ञासा, बेहतर सीख। अब क्या है कि बालक जो है क्लास में बैठा हुआ है, बालक क्लास में बैठा हुआ है, वो डर रहा है। जब वो डर रहा है तो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। बालक जो है क्लास का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब बालक क्लास में बैठा हुआ है, डर रहा है, तो इमोशन है उसका डर। अब वो डर रहा है तो उसकी भावनाएं आहत हो रही है, तो वो सही ढंग से सीख नहीं पाएगा। अधिक भय सीखने और सहभागिता में बाधा कर सकती है। फिर आता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। इसे समझेंगे प्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, यानी अधिगम को दिशा देता है। आप क्या करते हैं, जैसे समझिए, प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, समझना होगा आपको। पहला है आंतरिक प्रेरणा, दूसरा है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक मतलब अंदर की प्रेरणा, ऐसा प्रेरणा जो आपको खुद के खुशी के लिए काम करते हैं। जैसे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो आंतरिक प्रेरणा है। आपको जैसे मान के चलिए CDP पढ़ना अच्छा लगता है, CDP इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो आंतरिक पे भी प्रेरणा हो गया। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा होता है बाह्य, अभी बताएंगे। अंदर से आने वाली अभिप्रेरणा आंतरिक है। जैसे बच्चा विज्ञान इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे प्रयोग करना अच्छा लगता है, तो ये आंतरिक है। दूसरा होता है बाह्य प्रेरणा, एक्सटर्निस्ट मोटिवेशन। बाह्य जो है प्रेरणा की जब बात करते हैं तो ऐसा प्रेरणा जो आप दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए करते हैं। जैसे आप CDP इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है 30 में 30 लाने का फिराक में रहिए, तो ये क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है। चाहे इसलिए आपको कोई कह दिया कि CDP में 30 लाएं तो आपको एक फ़ोन मिलेगा, तो ये क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है, ये ध्यान रखना है। तो बाहरी पुरस्कार और प्रोत्साहन से प्रेरणा, उदाहरण अच्छे अंक मिलने पर पुरस्कार, तो ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। दीर्घकालीन सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाना उपयोगी है। अब आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बालक किसी चीज़ को सीख रहा है, तो क्या हो रहा है, जब सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो लर्निंग करने में दिक्कत जो डाल सकती है, चाहे लर्निंग में बाधाएं आ सकती है, तो वो क्या कारक हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत कारक, जिसमें रुचि, प्रेरणा, पूर्व ज्ञान, ध्यान, आत्मविश्वास, भावनाएं और स्वास्थ्य, ये सब क्या है, व्यक्तिगत कारक है, जिसमें हर एक बालक का, अब मान के चलिए किसी बालक को गणित पढ़ने में तेज है, आप उसको क्या कर रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उसको सीखने में बाधा आएगी। तो ये चीज़ें हैं। आत्मविश्वास, उसी तरह भावनाएं होती है, स्वास्थ्य। अब आता है पर्यावरणीय कारक, जैसे आपका परिवार, विद्यालय कैसे हैं, शिक्षक अच्छे हैं, सहपाठी, संसाधन, क्लास का वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक इत्यादि चीज़ें शामिल है। अब बात करेंगे CDO 2026 में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैप। बाल विकास जो है आपको वंशानुक्रम और वातावरण का समन्वय है। व्यक्तिगत भिन्नताएं आपको नजर आती है, हर एक व्यक्ति अलग है। समाजीकरण, आपको समाज के साथ घुल मिल करना, उनके नियम कानून को जो है अपने अंदर समन्वित करना। संज्ञानात्मक विकास, भाषा, विचार, अधिगम, प्रेरणा, भावनाएं, समावेशी मूल्यांकन, बेहतर अधिगम इत्यादि शामिल है।
अब हम डायरेक्ट आते हैं एमसीक्यू पर एकदम ज़बरदस्त तरीका से। पहला प्रश्न ही है, विकास का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो यह जो है निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास जीवन में निरंतर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके बहुत सारे हाथ हैं, यानी मानसिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, नैतिक। विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन है। विकास अधिगम के संबंध में सही कथन ये है कि दोनों जो है अधिगम को, विकास अधिगम को प्रभावित करता है। बी हो जाएगा, विकास और अधिगम एक दूसरे से जुड़े हैं। बच्चे के विकास को सबसे अधिक उचित रूप से किससे समझा जा सकता है? तो बच्चे का जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से समझा जाएगा। निम्नलिखित में समाजीकरण का प्रमुख एजेंट कौन है? तो सभी हो जाएंगे समाजीकरण में, परिवार, शिक्षक, सहपाठी। तो डी हो गया। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूड संक्रियात्मक है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक है। 11 प्लस औपचारिक है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। एसिमिलेशन क्या है? अभी हमने बताया था। एसिमिलेशन जो बालक के अंदर एक मानसिक संरचना होता है, ढांचा होता है सीखने का, जिसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के अंदर कोई हम नया जानकारी डाल देते हैं तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। तो पुराने स्कीमा में नई जानकारी को समावेशित करना। एकोमोडेशन क्या है? एसिमिलेशन से ऊपर का चरण है ये। अब क्या करते हैं, जब हमने जानकारी को डाल दिया तो जानकारी में संशोधन करते हैं। जो है आपसे मोर नॉलेजेबल जो आदमी रहते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे बताया था हमने पहले कि बालक जो है बिल्ली को देखा तो कुत्ता उसको कहने लगा, क्योंकि बिल्ली के भी 4 पैर थे। बालक पहले से ये चीज़ जानता था कि 4 पैर वाले कुत्ता होते हैं। तो वो क्या है? एसिमिलेशन। लेकिन जब वो क्या करने लगा, एक व्यक्ति ने उसे बताया, उसके पेरेंट्स बता दिए कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। अब वो बालक क्या कर लिया है, समझ लिया है कि 4 पैर वाले जो होते हैं वो कुत्ता और बिल्ली भी हो सकते हैं, वो जानवर होते हैं। तो वो क्या हो गया? इक्विलिब्रेशन। पियाजे के सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे के सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक से। कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से है। कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो पूर्व परंपरागत स्तर है। अब बालक, छोटा बालक को नैतिकता से कोई मतलब है? क्या गलत है, क्या सही है? छोटा बालक क्या करेगा? डर से बचने के लिए काम करेगा या पुरस्कार पाने के लिए? तो दंड और पुरस्कार हो जाएगा, बी ऑप्शन। वाइगोस्की जहां घुसेंगे वहां पर समाज और संस्कृति आएगी, तो बी ऑप्शन। जेडपीडी का अर्थ है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य है बच्चा को सीखने में सहायता करना। ये ध्यान रखना, बच्चों को अस्थायी रूप से निर्भर बनाना। तो ए यहाँ पर अस्थायी सहायता देकर स्वतंत्रता बढ़ाना, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके फोल्डिंग अवधारणा है वाइगोस्की का। बाल केंद्रित शिक्षा के केंद्र में होते हैं, केंद्र में हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा के बालक होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा की भूमिका है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक हमेशा फैसिलिटेटर होगा, मार्गदर्शक होगा। जेंडर का संबंध है, जेंडर का संबंध ये है क्या है? गार्डनर। जब हम बात करते हैं गार्डनर की, तो हावर्ड गार्डनर इनका फुल नाम है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का इन्होंने थ्योरी दिया है, जिसमें अलग अलग बुद्धि के बारे में बताए हैं। संगीतमय, अंतः व्यक्तित्व, संगीतमय, तमाम चीज़ें जो है बुद्धियाँ इन्होंने अलग अलग प्रकार की बताई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियाँ होती है। जैसे अब संगीत से संबंधित बुद्धि है, संगीतीय विधि हो जाएगी संगीत से संबंधित। दूसरे के भावनाओं को समझने की क्षमता, ये अंतः व्यक्तित्व बुद्धि है। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि एक शिक्षक में, एक पॉलिटिशियन में होता है। वो आगे देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब आगे चलते हैं। स्वयं की भावनाओं एवं क्षमताओं को समझना, ये अंतः व्यक्तित्व बुद्धि है, जो कि साधु महात्मा में होते हैं। लड़कियां गणित में कमजोर होती है, किसका उदाहरण है? ये जेंडर बेस यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। जेंडर को मुख्यतः किस रूप में समझा जाता है? सामाजिक निर्माण, ए हो गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविधताओं का स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए।
असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर मतलब के लिए होता है, आप जब सीख रहे हैं तो सीखने के लिए असेसमेंट किया जा रहा है, तो ये फॉर्मेटिव हो जाएगा। ये जो है आपको अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। असेसमेंट ऑफ मतलब का हो जाएगा, लर्निंग है यहाँ पर, तो आपने क्या सीखा इसके लिए ये मूल्यांकन किया जाता है, यानी सीखने के परिणाम का आकलन, तो ये ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट मुख्यतः उद्देश्य फीडबैक हेतु किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रश्न किसे बढ़ाता है, तो आलोचनात्मक चिंतन को। यदि पेड़ समाप्त हो जाए तो क्या होगा, प्रश्न मुख्यतः किसे बढ़ाता है, तो ये आपको चिंतन को बढ़ाएगा। विकास की गति सभी बालक में अलग होते हैं, तो बच्चे अलग हो सकते हैं, बच्चे में अलग हो सकते हैं, बी ऑप्शन। बच्चे की गलतियां शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया समझना चाहिए और अवसर मानना चाहिए। दूसरा सेक्शन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है विविधता को स्वीकार करना चाहिए। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी कठिनाई है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय गणना। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी प्रभावशाली बच्चे के लिए उचित है। चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियाँ। रचनात्मक बच्चों को सबसे अधिक अवसर मिलनी चाहिए। जो है आपको मौलिक विचार देने का। अलग भाषा बोलने वाला बच्चा क्या होना चाहिए, उसकी भाषा विविधता को संसाधन माना जा सकता है, कमजोरी नहीं मानिए अगर वो अलग भाषा बोल रहा है तो। अगला है समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उचित दृष्टिकोण क्या होगा, सहयोग एवं अनुकूलन। अगला सेक्शन आता है पेडागोजी वाला, लर्निंग। बच्चा सबसे प्रभावी रूप से कब सीखता है, जब वो सक्रिय होगा। बच्चों की असफलता को हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता, पर्यावरण कारक समझना चाहिए। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी का अर्थ क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है सीखने में। साइंटिफिक इंस्टिगेटर का रूप में बच्चा क्या करेगा, अनुमान लगा सकेगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चारों है यहाँ पर। बच्चा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन को लेकर आता है बाहर से, तो उसे जो है उसके पूर्व अनुभव और सोचने की दशा शक्ति। बी ऑप्शन। बच्चों की गलती शिक्षकों को क्या बता सकती है, तो उसकी सोच की प्रक्रिया। कोग्निशन का संबंध क्या है, सोचने जानने की प्रक्रिया से। अत्यधिक भय सीखने को बाधित कर सकता है। इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा भीतर से आती है, आपके अंदर से आती है। सीखने को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक सभी हो जाएंगे, कक्षा, परिवार, शिक्षक। अब अगला चलते हैं। विकास सामान्यतः होता है, क्रमबद्ध होता है। विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बिल्कुल। हर एक बालक अलग होता है। बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होगा, साथियों से, परिवार से, यानी सभी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व, ये आपको आता है संवेदी गामक अवस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष के बालक होते हैं। ये पूरी अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर है। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में अधिक विकसित होती है, तो अमूर्त चिंतन बालक करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः जो है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। कंजर्वेशन यही है कि हम 2 बालक को गिलास में पानी दे दिए, दोनों में मैंने समान मात्रा में पानी डाला है, 1 लीटर। एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है, तो बालक समझने लगेगा कि दोनों में पानी बराबर है, उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ईगोसेंट्रिज्म जो है और ये क्या होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक है। जो 2 से 7 वर्ष के बालक होंगे, उसके खिलौने को आप जब छीनिएगा तो वो बालक आपको देगा नहीं। आगे आते हैं, वाइगोस्की ने विशेष महत्व दिया किसे, सामाजिक अंतःक्रिया को। एस्केप फोल्डिंग का लक्षण है, क्या है, सहायता धीरे धीरे कम करना। कोलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नियमों का सामाजिक व्यवस्था के लिए पालन किस स्तर पे होता है, तो ये परंपरागत स्तर है, नियम के अनुसार काम करेगा। अपूर्व परंपरागत स्तर में डर से या जो है पुरस्कार के लिए काम करेगा। 2 चीज़ें हैं। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या होता है, गतिविधि, यहाँ पर बच्चे प्रश्न पूछते हैं, ये हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बल दिया जाता है अनुभव पर। जेंडर में बुद्धि को माना जाता है बहुआयामी। अस्थायी बुद्धि का उदाहरण है नक्शे को समझना। स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है
नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस का संबंध क्या है? प्रकृति से। भाषाई बुद्धि का उदाहरण है प्रभावी भाषा का प्रयोग करना। कौन प्रभावी भाषा का प्रयोग करेगा? लेखक हो गए, कवि हो गए इत्यादि तमाम चीज़ें। बच्चे की मातृभाषा जो है आपको संसाधन हो सकती है। कहा भी गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में ही देना है। जेंडर स्टेरियोटाइप है, लड़के नहीं रोते हैं, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है। जेंडर सेंसिटिव टीचर, ये क्या है? समान अवसर देता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या है? सभी बच्चों में भिन्नताएं होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में फीडबैक महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो है सीखने में सुधार करना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिएगा। समेटिव असेसमेंट में आप अंक देते हैं, ये ध्यान रखना। अवधि इकाई अंक में होता है तो ये हो जाएगा वार्षिक परीक्षा जैसे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है डायग्नोस कब करते हैं, डायग्नोस क्यों किया जाता है? जब आप डॉक्टर पास जाएंगे तो वो आपको जांच लिखता है, जांच को ही डायग्नोस कहेंगे। जब जांच के माध्यम से रिपोर्ट आएगा तो वो दवाई लिखेगा तो उसे हम लोग रेमेडी कहेंगे, बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, बालकों को जब पढ़ाते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है डायग्नोस करने के लिए कि बालक सीख रहा है क्या, नहीं सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, कैसे सीखेगा, तमाम चीज़ें। जब वो हमें पता चल जाता है तो हम लोग रेमेडी करते हैं। तो आपसे पूछता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट रेमेडी के बाद आता है या पहले? तो रेमेडी के पहले आएगा, क्योंकि जांच पहले होता है, बाद में दवाई। अच्छा प्रश्न होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क एवं विश्लेषण। इंक्लूसिव एजुकेशन का विपरीत क्या है? समावेशी शिक्षा का विपरीत पूछ रहा है तो अनावश्यक अलगाव, ये विपरीत होगा। प्रतिभाशाली बच्चे को क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा इन्हेचमेंट दिया जा सकता है। लर्निंग डिफिकल्टी का अर्थ क्या है? तो बुद्धि की कमी आवश्यक नहीं, हमेशा बुद्धि की कमी आलस्य। तो ये लर्निंग डिफिकल्टी में क्या होता है? बुद्धि की कमी आवश्यक नहीं। इंक्लूसिव टीचर का मुख्य गुण क्या है? संवेदनशील होता है वो, क्योंकि सभी तरह के वहाँ पर बालक हैं, सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बालक, तो संवेदनशील टीचर को होना चाहिए। सक्रिय अधिगम में बच्चा क्या करेगा? ये आपको भाग लेता है समस्या समाधान में। पहला चरण हो सकता है समस्या को पहचानना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रमाण के लिए, तथ्य के लिए। बच्चों की पूर्व अवधारणा शिक्षक की योजना बनाने में उपयोगी होती है। पूर्व अवधारणा, बच्चा घर से ही सीख के आया है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, तो ये पूर्व अवधारणा है बच्चा का, तो विद्यालय में एंट्री मारा। एरर एनालिसिस से शिक्षक क्या करता है? बच्चों की सोच को समझ सकता है, जो बालक गलतियां कर रहे हैं उससे। कोग्निशन में शामिल होता है, कोग्निशन में सभी शामिल हैं, समस्या समाधान, तर्क, स्मृति। सकारात्मक भावना वातावरण सीखने में सहायता कर सकता है। इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है, इंटरनल जिज्ञासा के कारण काम कर रहे हैं आप, आपको अच्छा लगता है काम करना इसलिए कर रहे हैं तो इंटरनल है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल हो गया, यानी पुरस्कार पाने के लिए कार्य करना। पूर्व ज्ञान का मतलब है नए अधिगम को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। पूर्व ज्ञान जो नया चीज़ें आप सीख रहे हैं। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम सामाजिक अंत्यक्रिया से बढ़ता है। शिक्षक को सबसे उचित व्यवहार क्या करना चाहिए? बच्चों की सोच को जानना चाहिए। ओपन इंडेड क्वेश्चन यानी कि अनेक संभावित उत्तर, ये महत्वपूर्ण है, इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। हर एक बालक का उत्तर अलग होगा, इसी को कहते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? किसे बढ़ाता है? ये तर्क को बढ़ाता है। सीखने में वातावरण का उदाहरण है, ये आपको जो है यहाँ पर कक्षा का माहौल वातावरण का उदाहरण है। शिक्षक द्वारा संकेत देना किसे जुड़ा हो सकता है? शिक्षक द्वारा जो संकेत दिया जा रहा है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग जुड़ा हुआ है वाइगोस्की से। वाइगोस्की क्या है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए। जेडपीडी में बच्चा क्या कर सकता है? सहायता, यहाँ पर सहायता से क्या है? जेडपीडी में बच्चा कार्य कर सकता है, सहायता से कार्य कर सकता है, टीचर सहायता करेगा। भाषा और विचार के संबंध पर विशेष बल किसने दिया? तो वाइगोस्की दिए हैं। बच्चों को कमजोर कहने से नकारात्मक लेबलिंग हो सकता है। बच्चा में लेबलिंग नहीं करना, पहला चीज लेबल में नहीं बच्चा को बांटना है कि ये ए ग्रेड बी ग्रेड, लेबलिंग वाला सिस्टम सही नहीं है। उनके अंदर भावनाएं विचलित होती है। सीटेट की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षक है, बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षक सबसे उपयुक्त है। विकास का संबंध है,
शारीरिक मानसिक तो डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अनेक आयामों से बी ऑप्शन। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ए ऑप्शन। वातावरण का उदाहरण है, वातावरण का उदाहरण तो आपका क्या हो जाएगा, परिवार वातावरण के अंतर्गत आएगा। जीन गुणसूत्र रक्त समूह ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आएगा आपको हेरिडिटी के अंतर्गत। वंशानुक्रम का उदाहरण है अनुवांशिक विशेषताएं। समाजीकरण की शुरुआत सामान्यतः किससे होती है, परिवार से हो जाती है। सहपाठी अधिगम में सहयोग महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। स्कीमा क्या है, मानसिक संरचना है ए ऑप्शन। इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन संबंधित है संज्ञान संतुलन से। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये आपको क्या है, तो ये आपको अमूढ़ चिंतन है, करने लगता है फॉर्मल जो है स्टेज में, ये ध्यान रखना है। कोलबर्ग में नैतिक तर्क जो है आपको स्तरों में विकसित होती है, अलग अलग स्तर में, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। वाइगोस्की के अनुसार संस्कृति क्या है, सीखने को प्रभावित करती है ए ऑप्शन। मोरल नॉलेज क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये किसकी दिया गया है, ये वाइगोस्की का एक सिद्धांत है। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो गए, चाहे आपसे बड़े हो गए, जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, आपका दोस्त भी हो सकता है वो। पीयर असेसमेंट क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है, पीयर असिस्टेंस किस में सहायता हो सकता है, किस में सहायक हो सकता है पीयर असेसमेंट, तो ये जेडपीडी में। आगे बढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की आवाज़ महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीखना अनुभव आधारित हो सकता है। इंटेलिजेंस को केवल आईक्यू तक सीमित करना सीमित दृष्टिकोण है ए ऑप्शन। मल्टीपल इंटेलिजेंस का उपयोग विविध क्षमताओं को पहचानने में हो सकता है ए ऑप्शन। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, एक दूसरे को समझने से संबंधित। इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, इसमें क्या है, स्वयं को समझने में ए ऑप्शन। जेंडर रोल है, जेंडर रोल क्या है, समाज से जुड़ी अपेक्षाएं। जेंडर बेस को कम करने के लिए समान अवसर देना चाहिए। विविधता कक्षा में क्या है, विविधता कक्षा में जो है संसाधन बन सकती है, ये ध्यान रखना है, उसे कमजोरी नहीं लेना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या है, सुधार है। फीडबैक का उद्देश्य क्या है, आगे सुधार करना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है उपलब्धि जानने में। सीसी में कंटिन्यूअस का अर्थ है निरंतर, कंटिन्यूअस का यानी कि निरंतर, जो साल चलते रहे, नियमित आकलन यानी सालों भर चलते रहे। सीसी में कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है, ये सीसी होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन के एक तरीका है जिसमें सालों भर मूल्यांकन होते रहता है, जिसमें आपका पढ़ाई के साथ अलग चीज़ें भी देखी जाती है, जैसे खेलकूद, संगीत इत्यादि चीज़ों में आप कैसे हैं। तो सीसी में कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ है व्यापक, ध्यान रखना है। तो विकास के विभिन्न पक्षों का ध्यान पर। रेडीनेस असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, तो सीखने की तैयारी जानना, ये यहाँ पर रेडीनेस असेसमेंट का उद्देश्य है। क्रिटिकल थिंकिंग में विद्यार्थी क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग में प्रमाण पर विचार करता है, ये ध्यान रखना है, कारण और परिणाम। इंक्लूसिव एजुकेशन में कैरिकुलम आवश्यकता के अनुसार अनुकूल हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को आवश्यक समर्थन मिलना चाहिए। असेसमेंट जो है टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है, सहभागिता में सहायता। गिफ्टेड चिल्ड्रेन को जो है चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ दी जा सकती है। यहाँ पर क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता हो सकती है मौलिकता। शिक्षक को लर्निंग डिफ़िकल्टी यानी कि डिसेबिलिटी में जो है सहायता और रणनीति बदलनी चाहिए ए ऑप्शन। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि अधिगम को प्रभावित कर सकती है। सीखना जो है सामाजिक संदर्भ को प्रभावित होती है। बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं, जिज्ञासा के कारण। समस्या समाधान में शिक्षक को संकेत दे सकते हैं। बच्चे की पूर्व धारणा नई अवधारणा के निर्माण को प्रभावित करती है। गलत उत्तर का विश्लेषण सोच की जानकारी देता है। कोग्निशन में शामिल है, कोग्निशन में आपका जो है सभी शामिल हैं, ध्यान, स्मृति और तर्क। इमोशन सीखने को प्रभावित कर सकता है ए ऑप्शन। सकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखने में सहायता कर सकता है ए ऑप्शन। इंटरनल मोटिवेशन का सर्वोत्तम उदाहरण है विषय में रुचि ए ऑप्शन। एक्सटर्नल आप क्या है, पुरस्कार के लिए काम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल। अधिगम में अटेंशन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ध्यान के माध्यम से ही आप चीज़ों को सीखते हैं। पूर्व ज्ञान को शिक्षक पहचानना चाहिए ए ऑप्शन। प्रभावी कक्षा वातावरण होनी चाहिए, सुरक्षित एवं सहयोगी। अब आते हैं जो है
शिक्षक ने देखा कि बच्चा 6 + 8 14 की जगह 68 लिखता है। सबसे उचित पहला कदम क्या होगा? उसे मूर्ख कहना गलत है। उसकी सोच, स्थान, मूल्य की समझ जानना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। गलती बच्चों की अवधारणा समझने का माध्यम है। बच्चा कहता है कि भारी वस्तु हमेशा पहले जमीन पर गिरती है। शिक्षक को तुरंत गलत कहना चाहिए, नहीं, प्रयोग करवाना चाहिए। बी ऑप्शन होगा। शिक्षक एक कठिन कार्य को छोटे छोटे यहाँ पर चरणों में जो है क्या करता है, बांट कर संकेत देता है। यह क्या है? छोटे छोटे चरण में बांटना क्या है? ये एस्केप फोल्डिंग है। संकेत देना एस्केप फोल्डिंग है। बच्चा शिक्षक की सहायता से ऐसा कार्य करता है जो अकेले नहीं कर सकता है। यह किसका उदाहरण है? ZPD का। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक केवल परीक्षा में अत्यधिक अंक लाने वाले बच्चों को बुद्धिमान मानता है। यह कैसा दृष्टिकोण है? यह जो है आपको बुद्धि की सीमित अवधारणा का दृष्टिकोण है। शिक्षक बच्चों को एक ही प्रश्न के कई समाधान खोजने देता है। यह मुख्यतः बढ़ाता है किसकी? यह रचनात्मकता और रचनात्मक चिंतन को। कक्षा में लड़के से विज्ञान और लड़कियों से भाषा के प्रश्न अधिक पूछना, ये जेंडर बेस्ड टाइप है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता। ये ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक अलग अलग भाषाओं को कक्षा में सीखने के साधन के रूप में उपयोग करता है। यह क्या है? यह आपको जो है समावेशी दृष्टिकोण है। बच्चा क्या करता है? शिक्षक बच्चों की गलतियों को देखकर कहता है तुम गणित नहीं सीख सकते हो। ये नकारात्मक है, लेबलिंग है। लेबलिंग नहीं करना है बालकों को। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सही फीडबैक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विशिष्ट और सुधारोन्मुख। ए ऑप्शन। बच्चा किसी समस्या का अपना तरीका बताता है शिक्षक को कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी रणनीति समझनी चाहिए। तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न मुख्यतः जांचता है, तर्क और समझ को जांचेगा। ये जल संरक्षण के 3 नए उपाय सुझाएं। मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्न है? तो ये आपको उच्च स्तरीय और खुला प्रश्न है, क्योंकि हर एक बालक अलग अलग उत्तर देंगे। यदि बच्चा किसी अवधारणा को गलत समझ रहा है तो शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो है उसकी पूर्ण अवधारणा को जाननी चाहिए। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दंड दे दे। बच्चों की सीखने की गति अलग होने पर क्या करना चाहिए? सभी को समान गति क्या है? सीखने की गति अलग होने पर डिफरेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन। शिक्षक को समूह में समस्या हल करने देता है। शिक्षक बच्चों को समूह में हल करने देता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के तहत ये आता है, जिसमें बालक समूह में समस्या को हल करते हैं मिलकर साथ। एक बच्चा चित्र बनाकर बेहतर समझ सकता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध अभिव्यक्तियों का अवसर देना चाहिए। अब क्या है? बालक अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कोई बालक चित्र बनाकर सीख ले रहा है, कोई सुनकर, कोई पढ़कर, कोई लिखकर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह समझना होगा कि विविध अभिव्यक्तियों का अवसर देना चाहिए। हर बच्चा अलग तरीके और गति से सीख सकता है। किस अवधारणा को दर्शाता है? इंडिविजुअल डिफरेंस को। समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है सहभागिता और अवसर। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक बच्चे को अतिरिक्त समय देता है क्योंकि उसे लिखने में कठिनाई है। ये क्या है? अतिरिक्त समय दे रहा है, तो ये क्या है? एकोमोडेशन हो सकता है। ए ऑप्शन। शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण परियोजना देता है। यह क्या है? यह आपको इनरिचमेंट है। एक बच्चा कई नई समाधान उत्पन्न करता है। यह किस क्षमता का संकेत हो सकता है? तो ये आपको नई समाधान उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्रिएटिविटी है। बच्चों को केवल सही उत्तर बताने के बजाय शिक्षक पूछता है तुमने यह उत्तर कैसे पाया? इसका उद्देश्य सोच की प्रक्रिया को जानना। ए ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग शिक्षण में सुधार है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट शिक्षक क्या करता है? सीखने की कठिनाइयों को पहचानता है। ए ऑप्शन। एक शिक्षक कहता है गलत उत्तर भी हमें यह बताता है कि बच्चा कैसा सोच रहा है। यह विचार, रचनात्मकता और बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है अगला है, बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने देना चाहिए। लर्निंग और मोटिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रयास एवं सहभागिता को प्रभावित कर सकता है। ये ऑप्शन।
मैं यह जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें रुचि है। ये इंटरनल मोटिवेशन है, क्यों रुचि वाला चीज़ इंटरनल। मैं अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ रहा हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सटर्निस्टिक मोटिवेशन। बच्चा भय के कारण प्रश्न पूछना बंद कर देता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। कक्षा में गलती करना सीखने का हिस्सा है। वातावरण किसे बढ़ाता है? कक्षा में गलती करना सीखने का हिस्सा है। वातावरण किसे बढ़ाता है? तो ये सहभागिता को बढ़ाएगा। वाइगोस्की के दृष्टिकोण में शिक्षक की सहायता क्या है? बच्चे को ऊंचे स्तर के कार्य तक पहुंचा सकती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान सक्रिय रूप से निर्मित करता है, ये ऑप्शन। कोलबर्ग के सिद्धांत का उपयोग मुख्यतः समझने में होता है। कोलबर्ग जो है नैतिक विकास, नैतिक तर्क। गार्डनर की दृष्टि से एक बच्चा क्या करता है? एक क्षेत्र में मजबूत, दूसरे क्षेत्र में कम मजबूत हो सकता है। तो 86 का ए। शिक्षक को बच्चों की क्षमता का आकलन विभिन्न तरीकों से करना चाहिए। परियोजना, प्रस्तुति, चर्चा, अवलोकन का प्रयोग किसे बढ़ाता है? तो असेसमेंट एविडेंस को बढ़ाएगा। एक बच्चा की उपलब्धि कम है, उसे उचित दृष्टिकोण कारकों की जांच करना। सीखने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए जो है उपयुक्त रणनीति और सहायता देना चाहिए। बच्चा का सामाजिक संदर्भ सीखने को प्रभावित करता है, बिल्कुल हो जाएगा, सीखने को प्रभावित करेगा। परिवार की भाषा और संस्कृति को कक्षा में स्थान देना समावेशी अभ्यास है। बच्चा की विविधता को शिक्षक को स्वीकार और सम्मान करना चाहिए। सभी बच्चे बिल्कुल एक ही तरीके से सीखते हैं, यह कथन गलत है। हर एक बच्चा अलग तरीका से सीखेगा। एक ही शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, नहीं, बिल्कुल गलत है, उचित नहीं है। तो ये ऑप्शन। अच्छे शिक्षण में शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों से जोड़ना चाहिए, ये ऑप्शन। बच्चा को स्वयं उत्तर खोजने का अवसर देना चाहिए, सक्रिय अधिगम बढ़ाता है। सीटेट के दृष्टि से बच्चे की असफलता को समझने का सर्वोत्तम दृष्टिकोण बहुकारकीय दृष्टिकोण है, ए ऑप्शन। एक प्रभावी सीडीपी शिक्षक मुख्यतः जो है फैसिलिटर, संवेदनशील, बाल केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। सीटेट सीडीपी का सबसे व्यापक संदेश क्या है? तो सबसे व्यापक संदेश है बच्चों को सक्रिय, सामाजिक और विविध और सीखने में सक्षम व्यक्तित्व के रूप में समझाना। तो ये चीज़ें हो गया। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात जान लें। पियाजे जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जेडपीडी वाइगोस्की, स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की जिसमें सहायता है। एसिमिलेशन, पुराने स्कीमा में नई जानकारी डालना। एकोमोडेशन, स्कीमा में परिवर्तन करना। इक्विलिब्रेशन, संज्ञानात्मक संतुलन। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ पर जेंडर जो है क्या है? सोशल कंट्रास्टिज्म है, यानी समाज द्वारा निर्मित चीज़ है जेंडर बेस क्या है? लैंगिक पक्षपात। जैसे यहाँ पर जो है लड़के मैथ बनाते हैं, लड़कियाँ जो है साइंस और आर्ट्स में तेज होती है, तो ये जेंडर बेस है, ध्यान रखना है। इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में जो है विविधता लाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग सुधार के लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपलब्धि और परिणाम के लिए। फॉर्मेटिव सीखने के दौरान होता है, जैसे आपसे पढ़ाने के दौरान शिक्षक प्रश्न पूछ लेते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क लेते हैं, तो ये फॉर्मेटिव है। साल के अंत में चाहे वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा समेटिव होता है, सीखने के अंत में होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों की सहभागिता है। ईरर, बच्चों की सोच समझने का अवसर है। जो है इंटरनल मोटिवेशन क्या है? इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन, भीतर के अभिप्रेरणा है, जो अपने खुशी के लिए आप काम करते हैं। और टीचर हमेशा फैसिलिटर होगा, ये ध्यान रखना है। बच्चे को कमज़ोर, अयोग्य समस्या मानने के बजाय उसकी सोच, पूर्व अनुभव, व्यक्तिगत भिन्नताओं, सीखने की परिस्थिति को समझना। सीडीपी प्रश्नों में सामान्यतः सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है, इसे आप लगाइएगा। तो सीडीपी में समझिए कि ज़बरदस्त तरीका से डेवलप कीजिएगा। याद रखें, सीडीपी केवल तथ्य याद करना पर्याप्त नहीं है। बाल केंद्रित, समावेशी, रचनात्मकता, सामाजिक अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सकारात्मक मूल्यांकन को जोड़कर प्रश्न हल करना सबसे उपयोगी है।
तो यहाँ पर हमने जो है अब पूरा कर लिया है, हर एक चीज़ों को समझ लिया है। जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।